विधि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पहलवान की ढोलक के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना। प्रथम भाग में हमने देखा कि पहलवान लुट्टन का परिचय प्राप्त हुआ, जो शुरुआत में गांव की एक तरादासी से होती है, जहां पे बड़ी निस्तब्धता है, हैजा और मलेरिया फैला हुआ है। केवल सभी लोगों की जो ध्वनियाँ हैं बिल्कुल उसमें विलीन हो जाती हैं। लेकिन अगर जीने की प्रेरणा देता है तो पहलवान की ढोल बाकी पूरे गांव में निस्तब्धता है। फिर अपनी यादों में खोता है पहलवान लुट्टन सिंह और कभी भी बताता है कि पहलवान लुट्टन सिंह की 9 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता का साया उठ गया था, लेकिन उसका विवाह हो गया था। उसका लालन और पालन अपने सास के यहाँ हुआ। सास चूँकि महिला थी, विधवा थी, इसलिए सभी लोग उसे दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसी की प्रतिपूर्ति के लिए इसने पहलवानी का काम किया और अपने शारीरिक श्रेष्ठों पे ध्यान देने लगा। श्यामनगर मेले में चांद सिंह जैसे पहलवान को पटक कर और राजा की आंखों में अपनी लिए एक विशेष छवि अर्जित कर ली, लेकिन उस विजय में इसकी ढोलक यानी ध्वनि का बड़ा योगदान है। आइए आगे की पंक्तियों का हम सभी अध्ययन करते हैं। लुट्टन को राजा ने पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया, राज की पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कह के पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर, जात का ये दुसाद सिंह हो गया। दुसाद जाति का था, लेकिन अब उसे सिंह कहा जाने लगा। इतना राजा जी उसका ख्याल करते थे। जो पंडित सलाहकार थे, जो जाति व्यवस्था पे उसमें जो चरम पे थी, उन्होंने मुंह बिचकाए, हुजूर, जात का ये दुसाद है, ये जो है पिछड़ी जाति का है और आप सिंह। मैनेजर साहब छत्री थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए पूरी शक्ति से लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है। नाक के बाल को नोचते हुए बोले। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने छत्री का काम किया है, इसलिए ये छत्री हुआ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जन्म से नहीं, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। उस दिन लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा की स्नेह दृष्टि ने उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिया। अब लुट्टन सिंह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। उनके पौष्टिक भोजन, व्यायाम सबको राजा की तरफ से स्नेह दृष्टि से जो प्रसिद्धि के कारण 4 चांद मिला। कुछ वर्षों में उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघा कर दिखा दिया। काला खां के संबंध में एक और पहलवान है, काला खां, याद रखेंगे पात्रों को। पहले पहलवान जिसको लुट्टन सिंह ने पटका था, पटकनी दी थी, वह चांद था, चांद सिंह था। लेकिन ये दूसरा पहलवान काला खां है, याद रखेंगे। काला खां के संबंध में एक बात मशहूर थी, जो ही लंगोट लगाकर याली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता था, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा पैरालाइज हो जाता था, लकवा मार जाता था। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनी जीव रहा। चिड़िया खाने में, पिंजड़े में और जंजीरों को झकझार कर बाघ दहाड़ता है। हाँ सुनने वाले को कहते हैं, राजा का बाघ बोला। अब वो दर्शनी जीव हो गया। अब सभी लोग उसे देखने आते थे। रोज जो राज दरबार में थे, अगर उनके अतिथि आए तो उस पहलवान को देखते थे। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता था, महावीर लोग समझ लेते थे, पहलवान बोले। मेले में वो घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाली आते की तरह झूमता था। दुकानदारों को चुहल करने की सूझ थी। हलवाई अपनी दुकान पे बुलाता, पहलवान काका
जरा ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान की स्वाभाविक सी हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आ ले आओ ढेर 1.5 सेर और बैठ जाता था। 1.5 सेर का मतलब 1.5 किलो से ऊपर लेकर बैठ जाता था। 2 सेर रसगुल्ले को उदरस्त उदरस्त मतलब अपने उदर यानी पेट में करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस टुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले के से दरबार से लौटने में उसकी अजीब सी हुलिया रहती। आंखों पे रंगीन अरबक का चश्मा, हाथों में खिलौने को न जाता, मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वापस आ जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर रह गया, ऐसा कहा गया है। अगर ज़्यादा एक रिसर्च भी है, ज़्यादा मोटापापन या ज़्यादा शक्तिशाली होना कहीं न कहीं बुद्धि का हरासमेंट भी होता है। तो निश्चित तौर पे ये कहा गया, अब इसका जो भी परिणाम हो, कहते हैं कि वृद्धि के साथ बुद्धि घट गया था। इसीलिए पहलवान लोग जो शारीरिक श्रम करते हैं वो दिमागी काम कम करते हैं, दिमागी काम नहीं, क्योंकि अगर शारीरिक काम ज़्यादा करेंगे तो आपसे दिमागी काम कम हो सकेगा। अगर दिमागी काम करेंगे तो शारीरिक स्वभाव सा बात है आप कम कर पाएंगे। दंगल में ढाल की आवाज़ यानी ढोल की आवाज़ सुनते ही अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन उसे आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर उछलकर सांड या भैंसा साबित करता था। बूढ़े साहब को देख देख कर यानी बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे कि उनका पाला हुआ व्यक्ति इतना मजबूत है जिससे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। ये सारे कार्य करते हुए कब 15 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला। पहलवान अजय रहा, उसे कोई पटक नहीं सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की ही तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी आगे निकलेंगे दोनों बेटे। लोग भविष्य वर्तमान को देखकर भविष्य की तुलना जरूर कर देते हैं। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। ये तय कर दिया गया था कि दोनों पहलवान अपने पिता के बाद ये भी राज की पहलवान होंगे, ये घोषणा हो चुकी थी। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों बच्चों से कसरत करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था कि कैसे करें, समझे ढोलक की आवाज़ पे कैसे पूरा ध्यान रखना है। हाँ, मेरा गुरु और कोई नहीं। चूँकि आपने प्रथम भाग में देखा कि जब दांव में चांद सिंह के दांव में फंसा था तो उसे अगर कोई प्रेरणा दिया तो ढोलक दिया। हम जिससे भी सीखें, एक अक्षर भी सीखें, एक तनिक उपदेश भी सीखें, वह हमारा गुरु ही होता है। इसलिए कहता है कि मेरा पहला गुरु ये ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना कहता था। अगर दंगल में उतर के सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, ऐसी बहुत सी सारी बातें करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि की शिक्षा नित्य देता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पे एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार बिलायत से आते ही राज्य कर्म अपने हाथों में ले लिया। उनके लड़के विलायत पढ़ने गए थे और पिता के बाद पूरी तरह से राज्य का जो कार्यभार था अपने हाथों में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी राजकुमार के आते ही दूर हो गई। तमाम जो शिथिल थे, सारी व्यवस्थाएं जो ढीली थी, शासन प्रशासन जो ढीला था, अब उसमें परिवर्तन आ गया। उन्हीं परिवर्तनों की
चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी था। दंगल के स्थान पे अब घोड़ों के रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवान का दैनिक भोजन। वे सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, भयानक, इतना अधिक खर्चा। जब ये खेल पहलवानी का अब कौन देखना चाहता है? अब घोड़े की रेस होता है, पाश्चात्य देशों का ये खेल है, तो आज अब इसको कौन कौन देखना चाहेगा? और इनका खर्चा, ये हाथी को रखने जैसा, जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। टेरिबल, भयानक। मैनेजर तो पहले ही चिढ़े थे, क्षत्रिय के थे, एक दुसात को छत्री कहा गया था। उन्होंने कहा हॉरिबल, और भी भयानक उन्होंने कहा था। बिल्कुल निश्चित तौर पे उनके लिए घातक था। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसे गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं मिला गया। देखिए, समय के साथ परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ हमें स्वीकार भी करना होता है। अपने पास कोई न कोई विकल्प भी लिया रखना चाहिए, क्योंकि पहलवान केवल, उसके पास और कोई विकल्प नहीं थे। गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं मिला। उस दिन वह ढोल कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया। वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पे गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी, चूंकि अभी भी उसके प्रति गांव वालों की संवेदना थी। चूंकि उसका नाम था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, इसलिए गांव वालों ने भी उसकी मदद की। मदद होनी भी चाहिए। वहीं रहकर वो गांव के नौजवान और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। अब उसका एक ही काम था, क्योंकि राज दरबार से वो निकाल दिया गया था। गांव के बाहर एक झोपड़ी पे उस बना दिए थे गांव वाले, वहाँ पे रह रहा था और अपने पुत्रों के साथ, जो गांव के अन्य युवा सीखना चाहते थे, जिनके माता पिता कुछ न कुछ उसे खर्चा देते थे, उनके निर्देश पे वो उन्हें सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर जो थे कि बच्चे भला क्या खा करके कुश्ती सीखते। गांव का माहौल था। गांव के खेतिहर बच्चे थे, वह धीरे धीरे पहलवानी का स्कूल खाली पड़ने लगा। अब किस पहलवानी के लिए पौष्टिकता की बड़ी आवश्यकता होती है, शारीरिक श्रेष्ठों की बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन ये सब चीज़ किसान के बेटे कहाँ से पाते। निश्चित तौर पे धीरे धीरे अब उनका विद्यालय खाली होने लगा। दोनों लड़के भी अब मजदूरी पे आ गए। मजदूरी करके जो लाते उसी में गुजारा होता। यहाँ तक भाग 2 की कथानक। आगे के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि किस तरह समय का चक्र घूमता है। आपने देखा कि जिस लुट्टन की एक बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन समय किस तरह बदला, किस तरह खेलों का महत्व बदला। यानी पहलवानी की जगह पे घोड़ों का रेस ने किस तरह पहलवान की जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। नेक्स्ट भाग में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आगे की पंक्तियों का हम सभी अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।